Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. In our last video, we have discussed about staffing, its features and its importance. The next topic mentioned in your book is Human Resource Management Concept and Staffing as a part of HRM. HRM stands for Human Resource Management. So this topic is no more in your syllabus now. तो हम बस जो है वो शॉर्ट में इसके बारे में जान लेते हैं, देन हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बस हमें ये देखना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है आपको। बेसिकली जो है वो ये पर्टिकुलरली ह्यूमन रिसोर्स जो है वो उनकी इम्पोर्टेंस को बताने के लिए और कैसे हमें जो है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस या एम्प्लॉयज़ जो हैं उन्हें रिक्रूट, सिलेक्शन, देन उनका जो है वो डेवलपमेंट, उनका यूटिलाइजेशन, उन्हें कॉम्पनसेशन देना, उन्हें मोटिवेट करना, इस सब को जो है वो इंक्लूड करता है ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। तो इन्हीं सारी चीज़ों से ये कनेक्टेड रहता है। ये यहाँ पर मेनली जो ध्यान दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट हो ताकि गोल्स अच्छे से अचीव हो पाएँ। तो बाकी आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है नहीं इसे, बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है अब ये टॉपिक। तो हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है स्टाफिंग एज लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। सो यहाँ अब हमें बात करनी है स्टाफिंग की दो पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपका स्टाफिंग का फंक्शन है कैसे वो एक लाइन एक्टिविटी भी है और कैसे वो एक स्टाफ एक्टिविटी भी है। तो यहाँ पर जब अगर आप बात करते हो कि स्टाफिंग एक फंक्शन है कि जैसे एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो वहाँ पर जब आपने ये बोला कि स्टाफिंग आपका जो है वो एक सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो उस टाइम पे आप स्टाफिंग को लाइन एक्टिविटी मान रहे हो और जो मैनेजर है वो एक लाइन मैनेजर की तरह काम कर रहा है कि वो अपने जो है वो जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, जो भी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा उन सब के लिए वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म कर रहा है एज लाइन मैनेजर। ये कब है? जब आपने स्टाफिंग को एक सेपरेट फंक्शन माना कि स्टाफिंग एक सेपरेट फंक्शन है। दूसरा आपके पास क्या रहता है कि कुछ एक होते हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शनल एरियाज क्या होते हैं कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, तो वो एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी फंक्शनल एरियाज। और आपका ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, आपका मार्केटिंग आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, स्टाफिंग हो सकता है जिसकी हम बात कर रहे हैं अब, फाइनेंस हो सकता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करोगे, जैसे कि अब स्टाफिंग के फंक्शन के लिए आप जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करोगे, लाइक आपने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये एक्टिविटीज़ आपकी फंक्शनल एरियाज़ हैं। तो यहाँ जो है आप ये कह सकते हो कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं वो तो सेम हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। लेकिन जो ये फंक्शनल एरियाज़ हैं ये तो हर कोई अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। अब किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि प्रोडक्शन है तो वो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेगा। किसी का ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग है कि मैन्युफैक्चर नहीं करना, सिर्फ एक तरफ से लेना और दूसरे आगे बेच देना, तो उसको प्रोडक्शन की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करनी। तो सबके फंक्शनल एरियाज अलग अलग होते हैं। तो जब आपका जो मैनेजर है वो स्टाफिंग को एक फंक्शनल एरिया की तरह देखता है,
तो वो जो है वो एक स्टाफ मैनेजर की तरह काम कर रहा है। वो बाकी के जो डिपार्टमेंट्स होंगे उन्हें गाइड करता है, एडवाइस करता है कि वो अपने काम को कैसे करें, बट वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी एडवाइस के लिए। जब वो खुद उस फंक्शन को परफॉर्म करे एज सेपरेट फंक्शन, देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। बट अगर वो एक फंक्शनल एरिया की तरह दूसरों को एडवाइस करे उनके डिपार्टमेंट में, तो वो एक स्टाफ मैनेजर की तरह काम कर रहा है। तो ये था आपका स्टाफिंग के दो कॉन्सेप्ट की लाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। अब हम बात कर लेते हैं आपके प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की। कोई भी फंक्शन होगा मैनेजमेंट का, उसका एक प्रोसेस तो हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी वो स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होंगी। तो वो सारे स्टेप्स मिल करके क्या बन जाते हैं, उस फंक्शन का प्रोसेस। और इसके हर एक स्टेप को पढ़ना है अच्छे से, बिकॉज जो केस स्टडीज़ हैं वो इन्हीं स्टेप्स के बीच में से ही निकल करके आती हैं अगर प्रोसेस की केस स्टडी है। तो अब आपको देखो स्टाफिंग करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको स्टाफिंग में देखो सिंपल सी बात है कि आप स्टाफ को अपॉइंट करते हो, तो सबसे पहले तो आपको एस्टिमेट करनी है मैन पावर रिक्वायरमेंट कि आपकी जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके लिए आप डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हो कि आपको कितने लोग चाहिए। अब उसमें से कितने लोग इंटरनल प्रमोशन से आपको मिल जाएंगे, कितने लोगों ने रिज़ाइन किया है, कितनों को जो है वो आप जॉब से जो है वो बाहर करना चाहते हो। तो इस तरह से आपको रिक्वायरमेंट पता चलेगी। देन आप आते हो नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें आप जो है वो एम्प्लॉयज़ को जो है वो आपके वुड बी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हो कि वो अप्लाई करें आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब के लिए एप्लीकेशन लगाएं। डिफरेंट सोर्सेज को आप जो है वो फाइंड करते हो कि आपके डिफरेंट सोर्सेज कहाँ कहाँ से आपको वुड बी आपके एम्प्लॉयज़ मिल सकते हैं, और देन आप उन्हें मोटिवेट करते हो अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अब जब उन्होंने अप्लाई कर दिया, उन सारी एप्लीकेशंस में से जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, नेचर ऑफ जॉब को देखते हुए और उसकी स्किल को देखते हुए उसे हम सिलेक्ट करेंगे, और बाकी सबको हमें करना है रिजेक्ट। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव आपका प्रोसेस है एक तरह से, क्योंकि यहाँ आप अनसुटेबल को रिजेक्ट करते हो, और रिक्रूटमेंट में आप उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि वो लोग अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस एक तरह से आप ये कह सकते हैं। एंड देन आपको जो है वो उन्हें प्लेसमेंट देनी है, यानी उनकी जॉब पर उन्हें ज्वाइन कराना है। सिंपल है प्लेसमेंट का मीनिंग। एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में उनको एक बेसिक प्रेजेंटेशन देना कि उन्हें जो है वो क्या काम करना है। नेक्स्ट, आप ओरिएंटेशन में जो है आप उन्हें बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हो कि वो काम को, उनके सुपीरियर्स कौन होंगे, सबॉर्डिनेट्स कौन होंगे, तो इस टाइप में। देन आपके पास नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ आप उन्हें जो भी उन्हें काम करना है उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देते हो, और डेवलपमेंट में हम मैनेजर्स के लिए होती है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग इज़ फॉर द कि आपको कोई पर्टिकुलर स्किल सिखानी है, एंड डेवलपमेंट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट कि जब हम उन्हें पूरी तरह से वर्साटाइल बनाना चाहते हैं। देन आपके पास आता है नेक्स्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम उन्हें करते हैं जज कि उन्हें जो काम दिया गया क्या उन्होंने वो परफॉर्म किया। उनकी परफॉर्मेंस को हमें रेट करना है, उनकी परफॉर्मेंस को जज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल वर्क परफॉर्म बाय देम। उसके बाद आता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। यहाँ आप उनको जो है वो उनके करियर से रिलेटेड प्रमोशन के ऑप्शंस देखते हो कि उन्हें हम कैसे प्रमोट करें, उनका करियर जो है वो और बेटर वे में कैसे आप उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज कंपनसेशन।
कंपनसेशन में उनको ऑल काइंड ऑफ जो रिवॉर्ड्स हैं, जिस भी तरह का उन्हें उनकी सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में, जो भी हर तरह की फॉर्म जो भी इसमें आ सकती है, सैलरी, वेजेस या नॉन कैश बेनिफिट्स ऑल्सो, वो सारा इंक्लूड हम करते हैं कॉम्पनसेशन में। आफ्टर देन आपके पास जो है, अब इसमें जो है आप 2 काइंड्स के रिवॉर्ड को इंक्लूड कर सकते हो। एक है आपके कि डायरेक्ट आप फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स हैं, दूसरा आप इसमें कह सकते हो कि इनडायरेक्ट आपने उन्हें बेनिफिट दिया जो कि कैश फॉर्म में नहीं था। जैसे इनडायरेक्ट में आप कह सकते हो कि हम उन्हें हॉलीडे पे जाने के लिए जो है वो फ्री हॉलीडे पैकेजेस देते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स हैं कि फ्री में उनका इलाज हो सकता है, अपने एम्प्लॉयज़ का जो है वो इंश्योरेंस करवाना, ये सारे इनडायरेक्ट में आएंगे जो मॉनेटरी नहीं है बट बेनिफिट दे रहे हैं आपको। फॉर फाइनेंशियल में आपके पास जो है वो हो सकती है टाइम बेस्ड पेमेंट कि उसको मंथली वीकली बेस पे सैलरी देना, दूसरा हो सकती है कि आपकी वर्क बेस्ड कि जितना वो काम करेगा उसके काम के हिसाब से उसको आप पे करोगे, तो ये आपका कॉम्पनसेशन का रहता है। तो इस टाइप में ये होल प्रोसेस रहता है आपका स्टाफिंग का। तो यहाँ ये सारे स्टेप्स को अच्छे से हम रीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।